फाइनली दोस्तों जो सीजीएल का नोटिफिकेशन था, एसएससी सीजीएल का, वो आ चुका है। ये रहा नोटिफिकेशन। चलिए एक बार नोटिफिकेशन पे नजर मार दें, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आते हैं और ये हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर दिया। अब देखिए नोटिफिकेशन, सबसे पहली बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब है और कब का फॉर्म भरा जाएगा। तो ये 23 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और 23 जनवरी तक इसका फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, और इसकी बात करेंगे एग्ज़ाम की, तो इसका एग्ज़ाम जो है टायर 1 का एग्ज़ाम होगा, ये अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। और जो टायर 2 या टायर 3 है वो तो बाद में बताया जाएगा, लिखा हुआ है टू बी नोटिफाइड लेटर, तो इसका मतलब ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम इसका अप्रैल में है फर्स्ट टायर का। अब देखते हैं कि कौन कौन से डिटेल हैं पोस्ट, इसके डिटेल ऑफ द पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट हैं। सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसके अंदर आप, ये ग्रुप बी के अंदर आता है। इसमें आप अगर 18 साल से 30 साल की उम्र में हैं तो भर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑफिसर्स हैं। ठीक है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, और सभी के सभी का एज लिखा हुआ है। ग्रुप बी की एग्ज़ाम है ये, 20 साल से 30 साल, 18 साल से 30 साल। ठीक है, इंस्पेक्टर की जॉब है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की जॉब है, तो इसके लिए भी एज लिखा हुआ है। ये सब आप देख लेना। आगे हम मेन चीज़ की बात करते हैं, इसमें तो बहुत सारे, इसमें ऐसे टाइम लग जाएगा हमें बताते बताते। सबसे पहले आते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन और नेपाल और भूटान, ये सब जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ के अगर आप हैं तो कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करता है तो एज लिमिट में आपका 18 से 27 साल होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? कैंडिडेट हैज बीन बोर्न 2004 से बाद नहीं होना चाहिए और 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये सब डेट, एज क्राइटेरिया लिखा है, एज लिमिट के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा नीचे आएंगे तो रिलैक्सेशन होता है कि अगर आप एससी और एसटी में हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन होगी। मतलब 18 से 30 साल था तो आप 35 साल तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल के लिए, और पीडब्ल्यूडी ऑफिस ओबीसी के लिए 13 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल के लिए। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है जो पहले से ही जॉब कर चुका है, एक्स सर्विस मैन बोल लेते हैं जिसे, उसके लिए 3 साल के लिए है। ठीक है, ये सब एज रिलैक्सेशन है। डिफेंस के लिए भी है। फिर आते हैं ग्रुप सी के लिए, वो तो हमारा ग्रुप बी था। ठीक है, उसके बाद सी पे आते हैं। ये सी के लिए अप टू 40 साल के लिए ग्रुप सी, 40 साल तक 45 साल तक भर सकते हैं। और थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, इसको जाने देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कम से कम आपको एजुकेशन होना चाहिए, वो देखिए 23 जनवरी 2022 से पहले पहले का। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर और कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर इन द कॉमर्स और मास्टर इन द बिजनेस होना चाहिए, MCOM जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए आता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में एट 12th स्टैंडर्ड, 12वीं में कम से कम 60% होना चाहिए मैथ्स में। ठीक है, वैसे और उसके अलावा क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री इन ऑल सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज डिग्री लेवल। ठीक है, फिर आता है स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जॉब है। ठीक है, सभी जॉब के लिए अलग अलग लिखी हुई है। ठीक है, अलग अलग पोस्टिस के लिए, और ऑल पोस्टिस के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मीन्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका क्या क्या है, कैसे कैसे फ़ोटो लगनी है। ठीक है, अभी वो भी आगे बात करेंगे। फ़ोटो का लिखा हुआ है कि 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। इसका साइज़ जो है 3.5 विड्थ से लेकर 4.5 हाइट है इसकी फोटोग्राफ की। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन 23 जनवरी, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। फ़ीस के लिए बात करेंगे तो कम, आपकी जो फ़ीस है इसकी एग्ज़ाम की वो 100 रुपीज़ है। और अगर वुमेन है, वुमेन कैंडिडेट है या एससी है या एसटी है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है या एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? भीम UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, मैस्ट्रो से कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट से, डेबिट से। ठीक है, इन सभी बैंकों से आप कर सकते हो, चालान से भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे तरीके थे पेमेंट करने के। आगे और आते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा है और वो गलत हो गया है आपका, तो वो आप कैसे भर सकते हैं? देखो 23 जनवरी तो लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका गलत है तो 28 तारीख से विंडो करेक्शन खुल जाएगी, 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। तो उस बीच में अगर आपने कोई गलती करी होगी तो उसको एडिट करके आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और आगे आते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। ये है सबसे पहले, जैसे बिहार में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, लक्षद्वीप में, छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, ठीक है, दिल्ली में,
चंडीगढ़ में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, इन सब के अंदर क्या कहते हैं इनका सेंटर पड़ सकता है। तो आपके घर के नज़दीक जहाँ रहे आप वहाँ का भर सकते हैं। 3 चॉइस आएगा फिल करने के लिए। ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एक्चुअल में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो 4 टायर है इसके अंदर। पहला टायर होता है कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा टायर भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, तीसरा टायर पेन एंड पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसे कहते हैं, और जो चौथा टायर होता है वो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होता है, फिर डाटा एंट्री स्किल होता है, जिसमें आपकी स्पीड देखी जाएगी कि आप कितना तेज कंप्यूटर में चला पाते हो। ठीक है, कैसे कैसे होता है देखो। टायर 1 और टायर 2 की एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें ये पेपर्स आते हैं आपके। सबसे पहला पेपर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का आएगा। इट मीन्स कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वो भी 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ये भी 25 मार्क्स का है और 25 क्वेश्चन है और 50 नंबर के हैं। इंग्लिश कंप्रीहेंशन की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल आपको 1 आवर मिलता है 1, और उनके लिए जो पैरा 1 और पैरा 7.2 1 और 7.2 में आता है उनके लिए 1 घंटे 20 मिनट लगता है। ठीक है, पेपर 2 में आता है आपका, सेकंड में आता है पेपर 2 आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है, ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर इसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और स्टैटिक्स का पेपर होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ का होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो ये टायर 1 और टायर 2 के एग्जाम थे। टायर 3 जो आता है आपका, जिसमें पेन एंड पेपर मोड आता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव रहेगा इन इंग्लिश और इन हिंदी दोनों में। क्या क्या लिखना होता है, एस्से लिखना होता है, प्रीसेस लिखना होता है, लेटर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती है। 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है। ये टायर 3 था। उसके बाद टायर 4 में आता है स्किल टेस्ट, आपकी स्पीड देखी जाएगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे सीपीटी बोलते हैं, एंड डाटा एंट्री टेस्ट होता है जिसे हम DEST बोलते हैं। ठीक है, टायर 1 का सिलेबस है ये, आप इसको देख सकते हो। अब इसमें इतना सारा पढ़ के तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सारा का सारा सिलेबस है, एक एक चैप्टर वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक लिखे हैं क्या क्या रहा है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है जिसमें मैथमेटिक्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, इंग्लिश की आ रही है कि कहाँ से आती है। टायर 2 के आपके सिलेबस की बात करते हैं तो ये सारे के सारे सिलेबस हैं। ठीक है, किसके, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लिए, स्टैटिक्स के लिए ये आते हैं आपका पेपर। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सिलेबस हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा आ रहा है, कितना कितना आ रहा है। जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो ये है। ठीक है, और आगे आ जाते हैं पार्ट बी, ये सब सिलेबस है आपके। डाटा एंट्री स्पीड के टेस्ट में देख लीजिए आप, ये है, इसमें कितना होना चाहिए, 8000 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और आते हैं नीचे, CBT टेस्ट हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, जैसे आप कंप्यूटर पे देना रहेगा। अभी मैं बताऊंगा इसको फॉर्म कैसे फिल करना है। और इम्पोर्टेंट है मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें जनरल की 30% है। ठीक है, और 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ला के आना है आपको, कम से कम 30% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और OBC के 25% होना चाहिए, अदर के 20% होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये मार्क्स इतने नंबर चाहिए कि आपको क्वालिफाई करने के लिए। देखो क्या क्या है बेसिक डिटेल में। सबसे पहले आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो इस पर क्लिक कर देना, आधार नंबर आप डाल देना, वेरीफाई आधार नंबर दोबारा से डाल देना। टाइप ऑफ ID, आपके पास कौन सी आप ID लगाना चाहते हैं, जैसे वोटर ID कार्ड लगाते हैं तो लगा दीजिए। फिर ID का नंबर लिखना पड़ेगा, नेम आपको अपना लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर में, मतलब सारे के सारे कैपिटल होना चाहिए। मिस्टर श्रीमती ये सब नहीं लगाना है। ठीक है, वेरीफाई नेम, दोबारा से नाम लिखना है। हैव यू चेंज योर नेम, क्या आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो नहीं कर देना। उसके बाद क्या करते हैं, नेम चेंज नेम, जो अगर आप करना चाहते हो तो एक और नाम लिख सकते हो। अपने फादर का नाम लिखना, वही जो आपके 10th क्लास में है। ठीक है, आगे फिर आओगे आप फॉर्म में तो वेरीफाई फादर नेम, आपको फादर नेम फिर से लिखना पड़ेगा, मदर नेम लिखना पड़ेगा, देन फिर से मदर में नेम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, ये भी 10th क्लास के ही जो रिपोर्ट कार्ड में वही बनना है। फिर से डेट ऑफ बर्थ एक बार वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी 10th क्लास की क्वालिफिकेशन पूछेगा, कौन से बोर्ड से पढ़ा था आपने, जैसे अगर CBSE बोर्ड से पढ़ा था तो CBSE बोर्ड डाल दीजिए। फिर दोबारा से CBSE बोर्ड को वेरीफाई कर दीजिए, दोबारा रोल नंबर अपना डालना है 10th क्लास का, फिर से रोल नंबर डालना है, और कब आपने 10th क्लास पास किया था वो लिखना है, दोबारा से वही लिखना है। जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल डाल दीजिए, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिए, फिर वेरीफाई कर दीजिए। और लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ा है तो ग्रेजुएशन तक पढ़ा, आपने ग्रेजुएशन तक डालें। मोबाइल नंबर वही डालें जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाद में इनका मैसेज आता है, और Gmail ID भी वही डालें जो आपका हमेशा इस्तेमाल होता है, वरना बाद में आपकी दिक्कत आ सकती है। स्टेट UT और परमानेंट एड्रेस, आप जहाँ पे रहते हैं उसका परमानेंट एड्रेस, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का एड्रेस। ठीक है, फिर कैटेगरी में आता है, कैटेगरी आप में जनरल हो, OBC हो, EWS हो, जो हो आप उस पर टिक लगाएंगे, वेरीफाई कर देंगे। नेशनलिटी में आपका सिटीजन ऑफ इंडिया आएगा।
आइडेंटिफिकेशन में कहीं भी अगर आपके क्या कहते हैं कोई निशान है आपकी बॉडी पे ऐसा जो और किसी के ना हो तो वो लिख देना, जैसे मोल ऑन राइट चीक लिखा है, गाल पे एक मोल है, ठीक है, मोल मतलब तिल होता है जैसे एक तरीके से। आर यू पर्सनल, आप बैक बेंचर हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई डिसेबिलिटी है आपके में तो उसमें क्लिक कर दें, और नहीं है तो सीधे नो पे क्लिक कर दें, और है तो उन सब में से फॉर्म फिल कर दें, और जो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर मिला उसको लिख दें। देन उसके बाद अगर ये सब नहीं है तो उसको हटा दें, क्योंकि जो इस पर स्टार लगा है वो फिल करना जरूरी है। परमानेंट एड्रेस में आपको जहाँ हमेशा आप रहते हो वहाँ का एड्रेस डालना है। स्टेट में आपका जैसे दिल्ली हो तो दिल्ली में, डिस्ट्रिक्ट में जो आपका जिला पड़ता है उसको डाल दें, पिन कोड आपका वहीं का रहेगा, ठीक है। फिर वही अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उस पर येस कर दें, और नहीं है तो दूसरा वाला डाल दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सेव के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन पूछेगा, आई एग्री करके फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। देन पार्ट 2 पे आएंगे तो आपके पास फोटो वगैरह होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 2 में क्या क्या फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट 2 पे जैसे ही आप आओगे लॉगिन करोगे उसके बाद कैंडिडेट नेम ये सब आपका भराएगा, ठीक है। ये सब चीज़ भरी रहेगी, एज जेंडर पहले से ही भरा रहेगा आपका क्योंकि आपने पहले ही भर दिया। उसके बाद 10th का आपने भर दिया। फिर आए प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपको भरना पड़ेगा। आप कहाँ अपने घर के आसपास कोई भी 3 सेंटर ले लेना जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। अगर एक्स सर्विस मैन हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आर्मी फोर्स अपने कंपनी ज्वाइन करके तो यस कर देना, है तो छोड़ देना ये सब चीज़ें, क्योंकि सर नहीं लगी तो आप ये सब ना भरें तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। उसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाना, आर यू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर, अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए करना चाहते हैं तो यस कर देना, ठीक है। सबके लिए इसमें यस आ जाएगा आपका। वेदर आस्किंग फॉर एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। इफ़ एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। हायर एजुकेशनल, आपने कहाँ तक पढ़ी है उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन क्वालिफाई, आपने जहाँ तक करा है उसको डिटेल में करें। स्टैटिक्स में अगर पास हो तो आप पास पे क्लिक करना, पासिंग ईयर कब आपने पास किया था, कौन से बोर्ड से पास किया था, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल का नाम या बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, रोल नंबर, फिर परसेंटेज, उसके बाद आपकी जितनी CGPA बनी है उसको, ठीक है। फिर आगे आते हैं, डू यू वांट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। आप क्या अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नो पे क्लिक कर देना। आगे बढ़ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका लिखा ही आएगा, पिन कोड वगैरह, क्योंकि आपने पहले ही भर दिया था। सिग्नेचर एंड फोटोग्राफी पे आ जाते हैं, क्या अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ ऐसा अपलोड करना है जो 20 से 50 के भी हो, और अगर नहीं हो रहा तो ऑनलाइन सर्च करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फोटो को। और जो साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए उसकी चौड़ाई, और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए ऊंचाई। तो आप चूज़ फोटो पे फाइल पे क्लिक करना और वो फोटो जाकर सेलेक्ट करना, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सिग्नेचर की बात करेंगे तो सिग्नेचर में 10 KB से 20 KB का होना चाहिए, और JPG फाइल होना चाहिए, या फिर JPEG होना चाहिए, फिर GPG होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फिर सिंपल वही है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना और लगा देना, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वेदर फोटो, क्या आप अपना फोटोग्राफ, वेदर फोटोग्राफ हैव बीन टेकन और ऑन द आफ्टर, क्या आप नहीं तो फिर येस कर देना, बात खत्म। आगे आ जाएगा डिक्लेरेशन आएगा, येस करके यहाँ पे जो कैप्चर लिखा होगा उसके करके और सीधे आपको क्या कर देना है, प्रीव्यू कर देना है। आप जब प्रीव्यू कर दोगे तो हो जाएगा। और फोटो का याद रखें कि जो फोटो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऐसी फोटो होनी चाहिए जो सबसे ऊपर वाला है। ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए कि जिसमें एक्स्ट्रा कलर हो, टू क्लोज हो, बहुत पास हो, या फिर कैप वगैरह हो, ऐसा कुछ ना होना चाहिए, ठीक है। इनवर्टेड, ठीक है, ये उल्टा उल्टा लगे, या फिर टू डार्क है, या फिर विद गॉगल चश्मे उसमें के साथ हो, ऐसा कुछ हो तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसी कोई फोटो नहीं लगेगी। आपकी जो फोटो लगी बता देता हूँ, सिंपल ऐसे लगी, एक्सेप्टेबल फोटो हो, ये सबसे मेन है, ठीक है। फोटो की वजह से भी कैंसिल हो जाता है। थोड़ी सी फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए ये देख लीजिए। अगर फिजिकल में मेल की बात करें तो मेल की हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। एज इसके लिए हाइट रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर के लिए, ST के लिए, ठीक है। और अगर उसके लिए बात करें, ठीक है, क्या होना चाहिए फिजिकल टेस्ट के लिए, तो वॉकिंग मतलब चलने वाला, रनिंग वाला जो है आपको 1600 मीटर चलना पड़ेगा 15 मिनट में, और साइकिलिंग के साथ, अगर साइकिल के साथ आपको चलाना हो तो 8 किलोमीटर 30 मिनट में चलना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे अगर, तो फीमेल कैंडिडेट में क्या है कि हाइट इसकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट इसकी 48 kg होना चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर का। बाकी फिजिकल टेस्ट के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर है 20 मिनट में, और 3 किलोमीटर साइकिलिंग है 25 मिनट में, ठीक है। ये उनके लिए है चलिंग वलिंग, ये मतलब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए जॉब है। सब इंस्पेक्टर के लिए बात करते हैं तो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और लड़कियों के लिए होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 76, और विजन ले रखा आपकी आंखों का। अब ये तो था हमारा CBI में, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। अब आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, तो इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए
लड़कों के लिए 170 और लड़कियों के लिए 150। चेस्ट 76 की होनी चाहिए, विजन यही दिया है। ये है उनके लिए, जैसे इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए, सब इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए तो उसकी इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है।